देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप आंसर कर दो इसका। पेन कॉपी सामने रखो, ठीक है, और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड इज, पिक्रिक एसिड क्या होता है बेटा, आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका IUPAC नेम क्या होता है बेटा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो पहला ऑप्शन इसी तरह का है, पहला ऑप्शन इसी तरह का है, मगर वो फिनॉल नहीं है, वो क्या है, वो टोलीन है बेटा, ठीक है। 3 नाइट्रो तो लगे हैं, बट फर्स्ट पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। तो बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर फर्स्ट पोजीशन पर CH3 लगता है तो फिर वो टोलीन कहलाता है। तो वो टोलीन की बात नहीं हो रही है, पिक्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये सवाल देखो। अब ये MD कैट के मैं पास पेपर्स के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, जो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं दी IUPAC नेम फॉर द गिवन स्ट्रक्चर बिलो एंड्स विद व्हाट सफिक्स। नाम नहीं बताना है इसका, सिर्फ ये बताना है कि इसका आखिरी सफिक्स क्या होगा। सफिक्स आपको पता है ना, कह रहे हैं एंड्स विद व्हाट सफिक्स, आखिर में क्या सफिक्स आएगा। तो आखिर में आपको पता है वो आता है जो सबसे ज्यादा सीनियर होता है, ठीक है ना। तो इतना मुश्किल स्ट्रक्चर देखकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, मतलब अल्काइन फैमिली। ये आपके पास डबल बॉन्ड भी आ रहा है, मतलब अल्कीन फैमिली। ये क्या है बेटा, O के साथ देखो R रेडिकल लगा हुआ है, इसका मतलब है ये आपके पास ईथर फैमिली का ऑक्सी रेडिकल है। और ये आपके पास जो नजर आ रहा है ना, ये C+H है। आपको पता है बेटा इस कॉर्नर पे कार्बन होता है, तो ये C+H है, तो ये तो सबसे ज्यादा सीनियर होता है। अच्छा, इसका ऑर्डर एटलीस्ट ये सबको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन होता है बेटा। उसके बाद एटलीस्ट आपको ये पता हो कि एल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये आपके काम आ जाएगा, और इसको नोट भी कर लेना। उसके बाद आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा CO, इसको C+O लिखा जाता है। इसको याद रखना है बेटा आपने, इससे कोई सवाल बन सकता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद आप इसमें अगला फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल फैमिली का याद रखोगे। उसके बाद अमाइन फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन यानी कि ईथर फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपने सेकेंड ईयर में यूज किया हुआ है, कैसे एनकाए वो सारा था ना निमोनिक। तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सीनियर ये होगा। उसके बाद एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है, फिर अमाइन है, फिर ईथर है, और फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आखिर में आते हैं। तो जो सबसे ज्यादा सीनियर है वो C+H है, और इसका सफिक्स क्या होता है बेटा, OIC एसिड होता है IUPAC के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये। तो ये आपके पास एक कंपाउंड गिवन था जिसको आपने इसका आंसर कर दिया। अगला सवाल पढ़ो, और ये आप खुद से सॉल्व करके बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। राइट द केमिकल नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको थोड़ा सा ओपन करना होगा इसका सही नाम लिखने के लिए। तो अपनी कॉपीज में ओपन करो, और इसका सही नाम जो भी आता है फिर उसको अपने ऑप्शन से मैच करो। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये मिटा दूं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH। अच्छा इसके ऊपर आपने ये रेडिकल निकाला होगा बेटा, C2H5 ये ब्रांच है, उसके बाद कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH। बेटा आपने लॉन्ग पॉसिबल चेन इस तरह सेलेक्ट की होगी, और ये आपके पास रेडिकल है और ब्रांच है। नंबरिंग यहां से कर रहे होगे बेटा, क्योंकि बॉन्ड यहां से करीब है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच पर काम करते हो बेटा। तो थर्ड पोजीशन पर ये कौन सी ब्रांच है, इथाइल, बिकॉज 2 कार्बन वाला रेडिकल है। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, हाइफन लगाकर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस बताओगे। तो पहला बॉन्ड ट्रिपल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और चौथा, तो 1 कॉमा क्या लिखोगे 4, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स हैं टोटल 6, तो हेक्सा हो जाएगा ये। उसके बाद डाई लिखोगे, और फिर क्या लगा दोगे बेटा YNE। तो इसमें सही ऑप्शन देखो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है 3 इथाइल 1,4 हेक्सा डाई YNE, ठीक है बेटा। अच्छा ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। ये भी MD कैट पास पेपर का क्वेश्चन है।
सवाल आप देख लो, उसके बाद इसका सही नाम सजेस्ट करो। देखो सबसे पहले है CH3 टर्मिनल पर, उसके बाद है CH, उसी के ऊपर बेटा ब्रैकेट में CH3 जो लगा है उसको आप ब्रांच ओपन करोगे, फिर CH2 है, फिर CH है, उसके ऊपर एक और ब्रांच है CH3, फिर CH है, वहां पर एक और ब्रांच है दैट इज CH3, और फिर आखिर में लगा हुआ है CH3। किस फैमिली का मेंबर है बेटा ये? तो बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है, अल्केन फैमिली है। नंबरिंग यहां से कर रहे होगे बेटा, 2 3 4 5 और 6। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 3 और 5 ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन आपके पास 6 हैं, और आखिर में एन आ जाएगा क्योंकि सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सही ऑप्शन इसका मौजूद है 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है। अच्छा, क्या नंबरिंग उस तरफ से भी कर सकते हैं बेटा? वहां से कर सकते हैं नंबरिंग, क्योंकि देखो इधर से भी सेकंड नंबर पर ब्रांच है और वहां से भी सेकंड नंबर पर ब्रांच है, बट तीसरा रेडिकल भी मौजूद है ना, तो इसको भी देखना है कि ये किस तरफ से करीब है। अगर ये नहीं होता तो मैं कहता कि कहीं से भी नंबरिंग करो, लेकिन अभी ये मौजूद है तो इधर से ही नंबरिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहां से नंबरिंग करेंगे तो इसको तीसरा नंबर मिलेगा, ठीक है, और वहां से नंबरिंग करेंगे तो इसको चौथा नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपने याद रखनी है। आइए अगले कंपाउंड पर, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इस साल जो एमडी कैट का पेपर हुआ है उसमें 3 सवाल एमसीक्यूज के आए थे आईयूपीएससी के। तो ये लास्ट ईयर का पेपर क्वेश्चन है बेटा, इसको आप खुद सॉल्व करो, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। आईयूपीएससी नेम ऑफ डाइविनाइल एसिटाइलिन, इसके फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने सारे रेडिकल वगैरह बता दिए थे, इसको ओपन करो और इसका सही नाम सजेस्ट करो, बताओ क्या नाम होना चाहिए इसका। डाइविनाइल एसिटाइलिन, पहले एसिटाइलिन बनाओ। एसिटाइलिन क्या होता है बेटा? अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर डाइविनाइल लगाना है। विनाइल क्या होता है बेटा? ये इथीन मॉलिक्यूल है, अगर यहां से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये रेडिकल क्या कहलाता है बेटा? विनाइल रेडिकल कहलाता है। इथीन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं उसको विनाइल कहा जाता है। तो एक विनाइल इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, लेकिन बॉन्ड खाली करना होगा ना उसके लिए। तो बॉन्ड कैसे खाली करते हैं बेटा? हाइड्रोजन यहां से निकालो, इसका बॉन्ड खाली, यहां पर लगा दो विनाइल, यहां से हाइड्रोजन निकालो, बॉन्ड खाली, यहां पर लगा दो विनाइल, ठीक है। तो एक विनाइल यहां पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और एक विनाइल यहां पर आ जाएगा, ये रोटेट होकर आएगा ना, इतना तो समझ आता होगा सबको। ये हो गया विनाइल, ये भी हो गया विनाइल, और दरमियान में एसिटाइलिन हो जाएगा। अब इसका देखो ये पूरा लॉन्ग चेन है बेटा, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो दिस इज 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो बेटा डबल बॉन्ड की क्या क्या पोजीशंस हैं? 1 और 5 है ना, तो 1,5, उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सा, उसके बाद क्या लिखोगे? डाइन, ठीक है, और फिर आखिर में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किस पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है बेटा, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है, तो क्या लिख दोगे? 3 थर्ड पोजीशन पर YN हो जाएगा। तो देखो सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? ठीक है, ये आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक है बेटा, ठीक है, मैच कर रहा है हमारे आंसर के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इसी साल का सवाल है, करंट ईयर का। आईयूपीएससी नेम ऑफ ये है क्या दरअसल, किस फैमिली का कंपाउंड है? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, होना नहीं चाहिए हालांकि। फैमिली बताओ, देख लो, देख लो, सोच लो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये। हो सकता है कोई बॉन्ड यहां से कंडेंस किया हुआ होगा, कोई बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। देखो जो पहला वाला कार्बन है ना उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उसके बाकी 3 बॉन्ड कहां गए? इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड को कंडेंस कर दिया है, ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं किया। मतलब आप वैलेंसी तो चेक कर सकते हो ना बेटा, अगर आपको कोई चीज शो नहीं की गई है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है CH, ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है C, दरमियान में सोच लेंगे कौन सा बॉन्ड है, उसके बाद लिखा हुआ है Cl, ऐसे ही है। अब बॉन्डिंग सोच लो,
बॉन्डिंग सोचो, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाई होंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से हो गया तो बाकी तीनों बॉन्ड इसके साथ हो गए। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, एक खाली है, वो किसके साथ बना लेगा? Cl के। वो Cl आपको पता है एक ही बॉन्ड बनाता है, तो सबके बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, सारी वैलेंसीज। ठीक है, अब बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए? ये आपके पास मेन चेन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है बेटा। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, या यहां से करोगे? जाहिर है आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, हेलोजन की तो कोई प्रायोरिटी है नहीं बेटा, ठीक है, लेकिन फिर भी बेहतर ये होगा कि आप नंबरिंग यहां से करो, ठीक है। लेकिन आपके नाम में ना कोई पोजीशन शो नहीं की गई है, इसका मतलब है कि आपने अपने कंपाउंड में नेमिंग करनी है, नंबरिंग नहीं करनी, तो नंबरिंग को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसका काम होता है बेटा, ये ब्रांच है, आपको पता है 4 चीजों को हम ब्रांच ट्रीट करते हैं, उसमें से ये भी है, तो इसको क्या कहोगे? क्लोरो, बेटा हेलो कहते हैं ना, क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरह लिखा जाता है। फिर 2 कार्बन एटम का रूट वर्ड क्या होता है? ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या लग जाता है? तो इट इज क्लोरोइथाइन। इतना सिंपल है, देखो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है बेटा, आप कह दोगे क्लोरोइथाइन। ये इस साल का क्वेश्चन पेपर है, यानी ये सवाल इस साल का है, नोट कर लिया इसको। आगे चलें, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरह के सवालात बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। इस चैप्टर का पास पेपर, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ अपलोडेड है, वहां जब आप देखकर प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के सवालात बहुत मिलेंगे। तो पढ़ो इस सवाल को, पहला क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और बताओ। कह रहे हैं IUPAC नेम ऑफ विनाइल एसिटाइलिन। तो इससे मुश्किल सवाल तो अभी आपने किया डाइविनाइल वाला, इसमें सिर्फ विनाइल है, एक दफा है। तो पहले एसिटाइलिन सोचो क्या होता है, तो दिस इज एसिटाइलिन, एक दफा विनाइल लगाना है, तो कहीं से भी H निकालो, यहां से H निकालो, बॉन्ड खाली, यहां पे विनाइल लगा दो। विनाइल क्या होता है बेटा? अब ये आपको याद होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ आपने आगे रेडिकल अटैच कर दी। मैंने अभी बताया, पिछली क्लासों में भी आपको बताया तफसील से। अब बताओ बेटा इसकी नंबरिंग कहां से होगी? अभी मैंने सीनियरिटी ऑर्डर दोबारा आपको बताया बेटा, उसमें पहले डबल आता है फिर ट्रिपल आता है लास्ट में, तो डबल की तरफ से करेंगे ना नंबरिंग। अच्छा, वो इस वक्त कर रहे हैं ना जब इन दोनों की पोजीशंस टाई हो रही हैं, ये ख्याल रहे बेटा। इस एक सवाल आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें फर्स्ट नंबर पर ट्रिपल है और फर्स्ट के अलावा किसी नंबर पर डबल है, तो ट्रिपल बॉन्ड को देखकर नंबरिंग करेंगे। जब दोनों टाई कर रहे होंगे तब सीनियरिटी ऑर्डर लगेगा, जब टाई कर रहे होंगे तब सीनियरिटी, इधर से देखो ये फर्स्ट पर है, इधर से देखो ये फर्स्ट पर है, अब लगेगा सीनियरिटी ऑर्डर। तो उसमें डबल पहले आता है, ट्रिपल बाद में आता है, तो यहां से होगी ना नंबरिंग 3 एंड इट इज 4। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? 1, कितने कार्बन है? ब्यूट, डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर है तो 3YNE। तो देखो ये ऑप्शन है। अच्छा, 1 का मतलब आपको पता है बेटा, ये 1 रूट वर्ड के बाद भी लगाया जा सकता है ना, तो आप आइडेंटिफाई करो कौन सा, ये ठीक है, ये आपके पास ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने ये सवाल इसी ऑर्डर में इसके साथ पेस्ट किया, देखो कह रहे हैं व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो ये जो कंपाउंड आपके पास है इसमें बताओ नंबरिंग किधर से होनी चाहिए। पहले तो ये देख लो कि ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे सीनियरिटी ऑर्डर तो लग जाएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा बेटा। ये बात समझ आ रही है क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? फर्स्ट पोजीशन पर, और डबल बॉन्ड उस तरफ से फर्स्ट पर नहीं है बल्कि सेकंड पर है, टाई नहीं कर रहे दोनों अपनी पोजीशंस पर, इस वजह से वहां पे सीनियरिटी ऑर्डर नहीं लगेगा। जो बॉन्ड भी जहां से करीब होगा वहां से नंबरिंग कर लेंगे। तो किधर से करेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, और नाम रखने का तरीका वही हो जाएगा। तो बताओ डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन है? 4, टोटल कार्बन क्या है बेटा? हेक्स, डबल बॉन्ड का सफिक्स इन हो जाता है, लास्ट वाले ई को ड्रॉप करते भी हैं नहीं भी करते, दोनों ऑप्शंस ठीक होते हैं। उसके बाद आप हाइफन लगाओगे और ट्रिपल बॉन्ड की क्या पोजीशन है? 1YNE। तो देखो सही ऑप्शन है इसका सी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये कुछ NED के सवाल देख लो, नहीं पास पेपर के तो बहुत सवाल आते हैं, वो सब हम क्लास में नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दिए गए, उससे आप लाजमी प्रैक्टिस करो। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट। ईथर है बेटा ये सिंपली, तो यार इसमें क्या बात करनी है, ये क्या हो जाएगा बताइए? ईथॉक्सीमीथेन। बेटा ये कंपाउंड इस तरह है,
यानी अगर मैं C2H5 को ओपन करूंगा तो ये कुछ इस तरह से होगा ना, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया जाता है बेटा, और इसको तो ब्रांच कंसिडर किया जाता है। जहां पे ज्यादा कार्बन होते हैं उसकी तो चेन बन जाती है। आप लोग इथॉक्सी कह दोगे तो उसको तो ब्रांच कंसिडर कर लोगे, यानी 2 कार्बन जो आपके पास मौजूद है चेन में वो तो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी ना बेटा, वो तो पेरेंट चेन बनेगी, उसको आपने ब्रांच कंसिडर नहीं करना है। ब्रांच तो वो है जिसमें छोटा रेडिकल मौजूद होगा। तो अब नंबरिंग आप यहां से कर लो, फर्स्ट पोजीशन आपको मिल जाएगी। नाम क्या रखोगे इसका? मीथ ऑक्सी, और कितने कार्बन है इसके अंदर? 2, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? मीथॉक्सीथेन। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना, मीथॉक्सीथेन। ईथॉक्सीमीथेन तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। आईयूपीएसी पूछ रहे हैं आपसे, बात समझ आ रही है? आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सेलेक्ट किया जाता है बेटा, तो 2 कार्बन की आपकी चेन बनेगी। यार नेक्स्ट कंपाउंड बताओ, बहुत इजी है वो भी। हाँ भाई, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, आपसे क्या कह रहे हैं कि पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बता दो या नाम बता दो, तो वो तो सिंपल है बेटा, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये बात? कोई सवाल है इसके अंदर? अच्छा, मिसाल के तौर पर इन 2 कंपाउंड्स के नाम बताइए बेटा, लेकिन उसके अंदर आप यूज करें ऑर्थो, मेटा और पैरा के लोकेशंस को। जल्दी से लिखो। बता दो भाई, इसका नाम बताओ। इसका क्या नाम लिख दिया? एम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया, और ये क्या हो जाएगा? मेटा पोजीशन पे क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये? अच्छा बेटा, अब देखो आईयूपीएसी का जो टॉपिक है, इसमें जितने क्वेश्चंस हम क्लास में कर सकते थे कर चुके। अब जो आपको पास पेपर का सेट दिया गया बेटा आईयूपीएसी का, उसमें काफी सारे सवाल आते हैं, यानी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बेटा, और उसके सवालात को आप जितनी जल्दी सॉल्व करोगे, जाहिर है उसमें जितने क्वेश्चंस आपको आपके पास आएंगे वो सब आप हाईलाइट करके रख लो और बता दो कि किन क्वेश्चंस में मसला है, उसका सोल्यूशन आपको वीडियो की सूरत में मिल जाएगा। लेकिन वो जितनी जल्दी करोगे ना, यानी आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 की पूरी फाइल दे दी गई है। उसमें एमडी कैट के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, एनईडी भी है, और बहुत सारे सवाल आते हैं, और वैलिड और रेलिवेंट सवाल आते हैं, यानी नई किताब के सवाल आते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करो, और जो भी मसला आता है वो जल्द से जल्द हमसे पूछना शुरू करो, ठीक है? वरना फिर पीछे बहुत सारी चीजें जमा हो जाएंगी। अब हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे बेटा, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म का। और ये चैप्टर 4 आईयूपीएसी का चैप्टर था बेटा, उसको हमने कवर किया। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आइसोमेरिज्म। इस साल आइसोमेरिज्म के 2 से 3 सवाल आते हैं बेटा डिफरेंट कीज के अंदर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडी कैट के लिए खास तौर पर, और एनईडी में भी इसके सवाल जरूर आते हैं बेटा। तो इसको डिस्कस करते हैं बेटा, एक एक करके चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो बेटा कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ लो। हाँ भाई ठीक है, ये पढ़ते जाना, ये नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, नोट्स वगैरह आपके पास मौजूद हैं, जो चीज नोट करने की होगी वो आप नोट कर लेना, बाकी फाइल आपको ये वाली दे देंगे। पढ़ लो भाई। कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखो आइसोमर्स की 2 टाइप्स होती हैं बेटा, नंबर 1 इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड नंबर 2 इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, आज की क्लास में हमारी कोशिश होगी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मुकम्मल पास पेपर्स के साथ कवर कर लें। तो ये डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर की ठीक है बेटा, इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर सबके अलग अलग होंगे, तो ये आइसोमर क्या कहलाएंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास बताइए कौन सा कंपाउंड है, क्या आप इसका नाम जल्दी से बता सकते हो? देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने आईयूपीएसी में इसलिए डिस्कस कर दिया था बेटा कि आप इसको आसानी से नेम कर सको। देखो बेटा, ये तो फर्स्ट कार्बन हो गया तुम्हारे पास, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। क्या मैं इस कंपाउंड को एन पेंटेन कह दूंगा बेटा? पेंटेन तो समझते हो, एन का मतलब भी पता है बेटा, एन का मतलब होता है नो ब्रांच, एन का मतलब होता है नॉर्मल। तो 5 कार्बन वाला अल्केन आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अच्छा इसको जरा गौर से देखिए,
तो ये आपके पास एन पेंटेन हो गया। ये क्या है बेटा, क्या ये भी पेंटेन है? 5 कार्बन है इसमें? क्या 5 कार्बन है इसमें? 4 है बेटा। 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन तो उसको आपने ब्रांच में भेज दिया ना, ब्रांच में भेज दिया बेटा 5th कार्बन को। क्या इसको आप आइसोपेंटेन नहीं कहते? आइसोपेंटेन इसी को तो कहा जाता है बेटा। यानी आप अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, तो क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में ये वाली कहानी नहीं है? सोचकर देखो, IUPAC में भी आपको मैंने बताया था, अगर ये रेडिकल आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? यानी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा और 2 CH3 लगे होंगे बेटा। तो यहां पे जो कार्बन है, क्या आप ये नहीं सोच सकते कि उसके साथ 2 रेडिकल हैं, ठीक है, और यहां पर तीसरा क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन होगा, और चौथा बॉन्ड उसका कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो क्या ये आइसो हो गया? इसको कह दोगे आप आइसोब्यूटेन, या आइसोपेंटेन कहोगे, ब्यूटेन तो नहीं, जाहिर है टोटल कार्बन को आप ले लोगे इसमें। अच्छा अगला देखो, ये आपके पास क्या कहलाएगा, इसका नाम बता सकते हो? नियोपेंटेन कहलाएगा बेटा, क्योंकि एक कार्बन के साथ इसमें 3 CH3 आ गया, आप कुछ भी लगाते चले जाओ। या फिर सेकंड कार्बन के ऊपर 2 दफा मिथाइल रेडिकल आ जाए तो उसको भी नियो कंसीडर किया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये देखो इसका नाम आपके पास हो गया नियोपेंटेन। क्या इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बेटा? जल्दी से बताओ, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है। अच्छा वो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 5 कार्बन होंगे सबके पास, और टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे? 12 हाइड्रोजन होंगे बेटा। क्योंकि एल्केन फैमिली का मेंबर है, इसको क्या तलाश करने की जरूरत नहीं है, सबके फॉर्मूला को अगर आप चेक करोगे ना तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आएगा। लेकिन सबका क्या मुख्तलिफ है बेटा? स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। यहां पर स्टेट चेन है इसकी, यानी कोई ब्रांच नहीं है। उस वाले कंपाउंड के अंदर एक ब्रांच है और इस वाले कंपाउंड के अंदर 2 ब्रांचेस हैं। स्ट्रक्चर सबके मुख्तलिफ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, तो ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाइए जरा, अब असल कहानी यहां से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, और पहली टाइप इसकी क्या होती है बेटा? चेन आइसोमर्स की। तो जरा डेफिनेशन को पढ़ लो, डेफिनेशन में क्या बात लिखी हुई है बताओ, सही है ये? क्या सेम हुआ करेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ये तो बेसिस है ना बेटा, इसके बगैर आप कैसे आगे जा सकते हो? क्या चीज डिफरेंट हुआ करेगी? लेंथ ऑफ चेन डिफरेंट हुआ करेगी। एग्जांपल देखिए बेटा इसकी, ये एन ब्यूटेन है, क्लियर है ये बात? क्या आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं इसके अंदर? हर कॉर्नर पर एक कार्बन है और पहला और आखिरी कार्बन आपको ओपन करके दिखा दिए। तो ये कितने कार्बन की चेन बनी हुई है? 4 कार्बन की। अगर आपने इसका आइसोमर बनाना है तो 3 कार्बन की चेन बना दो, यानी एक कार्बन को चेन से निकालकर ब्रांच बना दो, ठीक है ना। तो देखिए अगला आइसोमर आपके पास आ गया ये वाला। क्या ये भी ब्यूटेन है? लेकिन ये कौन सा ब्यूटेन है बेटा? ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा कि सेकंड कार्बन पर आपके पास एक मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है। क्लियर है ये वाली बात? तो ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है बेटा? 2 ही चेन आइसोमर पॉसिबल है। एक एन ब्यूटेन आपने बनाया और दूसरा क्या बनाया? आइसोब्यूटेन बनाया। इस पर कुछ सवालात लेते हैं बेटा, ठीक है, समझ तो हमें आ जाता है। अब एमडी कैट का एक पास पेपर क्वेश्चन देखो जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्या सवाल है बेटा? पढ़ लो जरा। कह रहे हैं कि ब्यूटेन मॉलिक्यूल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, यानी चेन आइसोमर्स की बात हो रही है। तो ब्यूटेन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने आइसोमर्स हो सकते हैं बेटा? अच्छा ये मैं कैसे पता लगेगा ये भी देख लेते हैं। देखो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो पास पेपर के अंदर मौजूद हुआ करेंगे, 1 2 3। आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या है बेटा इसका? अब देखो इस तरह के सवालात पास पेपर में भरे पड़े होंगे। ये दे देंगे, हेक्सेन दे देंगे, हेप्टेन दे देंगे, पेंटेन दे देंगे, कहेंगे बताओ इसके आइसोमर्स की मैक्सिमम क्या तादाद है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना, नोट कर लो अपने पास। ये एक ट्रिक फॉर्मूला यूज करना, ये वाला लिख लो, ठीक है। यानी कि कोशिश करना उन चीजों को नोट करने की जो सेकेंड ईयर में आपने नहीं पढ़ी है, और उसको जाहिर है आप एमडी कैट में ही डिस्कस कर रहे हो। तो उन चीजों को हम देखेंगे ज्यादातर। इस फॉर्मूला को नोट कर लो बेटा, और ये फॉर्मूला यूज करना भी बड़ा सिंपल है बेटा। इसमें एन का मतलब आप बताएंगे क्या है? एन का मतलब क्या हो जाएगा? नोट कर लो, एन का मतलब नोट कर लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा इस फॉर्मूला को यूज करके इस एमसीक्यू का आंसर बताओ। इस फॉर्मूला को यूज करके इस एमसीक्यू का आंसर बताओ। इससे होगा ये कि आपको आइसोमर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर 2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन। तो n की जगह 4 रख लो, 4 - 4 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 2 हो जाएगा।
क्लियर है? ये ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा आपको, वरना ब्यूटेन तो चलो आप एन ब्यूटेन बना दोगे, आइसोब्यूटेन बना दोगे, कह दोगे कि हाँ यार 2 होते हैं, फिर पेंटेन में ड्रॉ करना होगा, हेक्सेन में ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल पास पेपर में ये वाला एग्जैक्ट नहीं आया, बट प्रैक्टिस कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पेंटेन का क्या पूछा जा रहा है बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। ठीक है, पेंटेन जाहिर है चेन आइसोमर ही बना सकता है, इतना आइडिया आपको भी डेवलप कर देंगे। तो पेंटेन के क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए गए भाई? 3, 2, 1 और 4। ठीक है, ट्रिक आपके पास वही है, फॉर्मूला आपके पास वही है, इस फॉर्मूला को यूज करो और यूज करके आंसर बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। 3 हो जाएगा बेटा? यानी आप एन की जगह क्या प्लेस करोगे? अब 5 रखोगे, क्योंकि पेंटेन में पेंट का मतलब क्या होता है? पेंट का मतलब 5 होता है बेटा। एन की जगह 5 रखो, 5 - 4 पावर 1 बच जाएगी, तो 2 पावर 1 का मतलब 2 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। बताओ कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल होते हैं, जरा ड्रॉ भी कर दो। पेंटेन के तो तीनों आपको पता भी है ना, ड्रॉ करो तीनों कौन कौन से होते हैं। एक तो नॉर्मल बना दो, नॉर्मल मतलब 5 कार्बन की सीधी चेन बना दो। अच्छा ये बताओ चेन आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? चेन लेंथ का फर्क होता है। किस चीज का फर्क होता है बेटा? चेन लेंथ का फर्क होता है। तो एक तो आपके पास 5 कार्बन की चेन हो गई, अगले आइसोमर में 4 कार्बन की चेन बनाकर एक को ब्रांच बना दो। ठीक है, और फिर अगले वाली एग्जांपल के अंदर आप 3 कार्बन की चेन बनाओ और 2 को ब्रांच बना दो। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एक को एन पेंटेन कहोगे, एक को आइसोपेंटेन कहोगे, एक को नियोपेंटेन कह दोगे। हो जाएगा बेटा ये एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। डन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। चलो बेटा अब ये करो, हेक्सेन के आइसोमर की तादाद बताओ। बेटा हेक्सेन के आइसोमर की तादाद बताओ। टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन इज डैश। हेक्सेन की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला लगा लो ये वाला। 5 आइसोमर बन जाएंगे बेटा। अब देखो इसके 5 आइसोमर आप पेपर के दौरान बनाने तो नहीं बैठ जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो आपको ये थोड़ी करना है कि बना के दिखाना है, आपने सिर्फ तादाद बतानी है। तो हेक्सेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है बेटा? 5। यानी आप एन की जगह क्या प्लेस करोगे? 6, और 6 - 4 तो 2 बच जाएगी पावर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 + 1 क्या हो जाएगा बेटा? हेप्टेन के आइसोमर निकालो। हेप्टेन तक करेंगे बस। हेप्टेन के आइसोमर निकालो। हेप्ट का मतलब क्या होता है? 7, तो 7 रखो। यानी पेपर में बेटा ये सिर्फ पेंटेन तक पूछा गया है। 9 हो जाएंगे। चेक कर लो, सारे चेक कर लो। हेप्टेन के पॉसिबल आइसोमर्स निकालो बेटा, कितने पॉसिबल हैं? एन की जगह रख दो 7, 7 - 4 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, और 8 + 1 क्या हो जाएगा बेटा? तो देखो पास पेपर में सिर्फ ब्यूटेन और पेंटेन का सवाल आया, अगर हेक्सेन हेप्टेन आ जाए तो भी आप ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हो बेटा। क्लियर है ये? आगे चलें तो देखो बेटा ये आपको चेन आइसोमर क्लियर हो गया। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन में क्या बात है बेटा? फॉर्मूला सेम हुआ करेगा, चेन की लेंथ डिफरेंट होगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस नौयत के सवाल आते हैं, आपको बता दिया। आगे चलते हैं भाई, इसका सही ऑप्शन 3 है पेंटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या नेक्स्ट टाइप देखो बेटा, और वो नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टाइप हमारे पास है पोजीशन आइसोमर्स। डेफिनेशन याद है बेटा इसकी? एक तो वन लाइनर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर हम इसके सवाल देखा करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पोजीशन डिफरेंट होगी। किस चीज की पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हुआ करेगी बेटा। ठीक है, देख लो, पढ़ लो इसकी एक दफा डेफिनेशन को, बाज दफा डेफिनेशन को भी रिकॉल बेस्ड सवालात में डाल देते हैं बेटा। पढ़ लो, बच्चों वाली बात है। पढ़ लिया? चलो अब ये बताओ ये क्या है, नाम बता सकते हो इसका? अल्कोहल का मेंबर है। इसको मैं कह दूं कि ये प्रोपेन 1 ओल है। देखो पोजीशन है ना, तो पोजीशन तो बताना लाजमी है यहां पर। तो ये है, ये प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि प्रोप मतलब 3 कार्बन है इसमें, और फर्स्ट पोजीशन पर OH लगा हुआ है बेटा, तो प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा। तो ये इसका नाम हो गया। सेकंड कंपाउंड देखो बेटा, इसका नाम बताओ। 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, और सेकंड पोजीशन पर OH लगा हुआ है बेटा। बताओ इसमें क्या तब्दील हो गया? इसमें OH ग्रुप की पोजीशन तब्दील हो गई। वहां OH किस नंबर पर लगा हुआ है? फर्स्ट नंबर पर। यहां OH किस नंबर पर लगा हुआ है? सेकंड नंबर पर। ठीक है, और यकीनन इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओल। तो 1 ओल और 2 ओल, जाहिर है OH की पोजीशन का फर्क आ रहा है बेटा।
तो इसको पोजीशन आइसोमर कहा जाएगा, और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को जाहिर है आप सेम मानोगे। अब एक एमडी गेट का सवाल देखो बेटा कि पोजीशन आइसोमर के किस तरह के, और मुश्किल जो सवाल होंगे वो हम क्लास में डिस्कस किया करेंगे। सवाल पढ़ो। ये गालिबन 2022 का क्वेश्चन था। पढ़ लिया सवाल? सवाल की समझ आ रही है? स्ट्रक्चर बना लो जरा दोनों के, ताकि मुकम्मल सवाल समझ आए कि पूछ क्या रहे हैं, बताना क्या है। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, बेटा ग्लाइकोल होता क्या है ये बताओ पहले। दो OH आते हैं बेटा। देखो ग्लाइकोल का मतलब होता है डायोल, लिख लो अपने पास। ग्लाइकोल कहते हैं डायोल को। डायोल का क्या मतलब होगा? डाई का मतलब दो, ओल का मतलब OH, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप आते हैं उसको डायोल कहते हैं और उसको ग्लाइकोल कहा जाता है। ग्लाइकोल का मतलब होता है ऐसा अल्कोहल जिसमें दो OH आते हैं। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। बेटा ये दो OH एडजेसेंट कार्बन पर भी हो सकते हैं और अल्टरनेट पर भी हो सकते हैं। इनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन मैं बात कर रहा हूं। अल्कोहल में अगर दो OH आ जाए उसे ग्लाइकोल कहा जाता है। ये बात समझ आती है? चलिए अब जरा ये बताएं कि ये प्रोपाइलीन क्या चीज है बेटा। व्हाट इज प्रोपाइलीन? आपको याद है अल्कीन फैमिली जो है, जब हम इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं बेटा, तो पहला मेंबर कॉमन नेमिंग में क्या कहलाता है? इथाइलिन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये याद है बेटा आपको? YLENE को एज अ सफिक्स इस्तेमाल करते हैं कॉमन नेमिंग के अंदर। किसका सफिक्स? अल्कीन का सफिक्स। अच्छा आपको इथाइलिन नहीं कहा बल्कि क्या कहा है बेटा? प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। और YLENE का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ क्या ये प्रोपाइलीन है? क्या ये प्रोपाइलीन है? हमने प्रोपाइलीन ड्रॉ नहीं करना था, हमने प्रोपाइलीन ग्लाइकोल बनाना था। तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का क्या मतलब है कि एक पाई बॉन्ड यहां से तोड़ो बेटा। जब पाई बॉन्ड तोड़ते हो कितने सिग्मा निकलते हैं? 2 सिग्मा। एक OH यहां पर लगा दो, एक OH यहां पर लगा दो। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया? अब जरा इसका IUPAC नेम पढ़ो। क्या हमने सही ड्रॉ किया स्ट्रक्चर बेटा? इसका IUPAC नेम साथ में पेपर में गिवन था, पढ़ो। प्रोपेन 1,2 डायोल। क्या ख्याल है? ये स्ट्रक्चर सही है? प्रोप का मतलब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है उसमें। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा। उसके बाद 1 2 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर डायोल है, तो बेटा ये फर्स्ट और ये सेकंड पोजीशन पर दो OH ग्रुप आ गए, तो एक ये हो गया। और दूसरा क्या कह रहे हैं बेटा? ये पढ़ो, ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल। बेटा पहले तो ये बताओ ट्राइमिथाइलिन का क्या मतलब है? मैंने मिथाइलिन का मतलब बताया था। किस ग्रुप को मिथाइलिन कहा जाता है? बेटा मिथाइलिन अगर नहीं लिखा था किसी ने तो लिख लो, CH2 ग्रुप को मिथाइलिन कहा जाता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन। ठीक है, इस ग्रुप को मिथाइलिन कहा जाता है। चैप्टर 3 में बताया था, नहीं बताया था तो फिर से नोट कर लो। मिथाइलिन इस ग्रुप को कहते हैं। तो ट्राइमिथाइलिन का क्या मतलब होगा? ट्राइमिथाइलिन का मतलब होगा CH2 और CH2, इन सबको आपस में जोड़ दो, ये ट्राइमिथाइलिन हो गया। बेटा इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, चेक कर लो। इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, ऐसे बॉन्ड खोल दूं कोई मसला होगा? और यहां से बॉन्ड एक निकाल दूं तो भी कोई मसला नहीं होगा बेटा। 4 बॉन्ड नजर आने चाहिए ना, कहीं भी बन सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं? ये प्रोपेन और ग्लाइकोल का है साथ में, तो ग्लाइकोल का क्या मतलब है? 2 OH होने चाहिए, तो एक OH यहां लग जाएगा, एक OH यहां लग जाएगा। मैंने कहा ना ग्लाइकोल में OH की पोजीशन शर्त नहीं है, फर्स्ट सेकंड हो सकती है, फर्स्ट थर्ड हो सकती है, फर्स्ट और फिफ्थ हो सकती है, 2 होंगे वो ग्लाइकोल है। तो क्या ये ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल हो गया बेटा? और अब इसका IUPAC नेम पढ़ो, ये सही है, प्रोपेन 1,3 डायोल। बेटा 3 कार्बन भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर OH भी है, तो प्रोपेन 1,3 डायोल हो गया। तो ये स्ट्रक्चर देखो और ये स्ट्रक्चर देखो, बताओ ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं या नहीं है? बिल्कुल आइसोमर होंगे बेटा। सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है दोनों के अंदर? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप मौजूद है, और वहां पे क्या मामला है? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप मौजूद है बेटा। ये बात समझ आ रही है? तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन पेपर में आप इसको बगैर देखे भी ये काम कर सकते थे ना, क्योंकि IUPAC नेम आपको दिया गया है बेटा। IUPAC नेम में प्रोप और प्रोप 3-3 कार्बन दोनों में है बेटा। एन और एन सिंगल बॉन्ड तमाम जगहों पर है। 1,2 डायोल का मतलब है 2 दफा OH होंगे, और 1,3 डायोल का मतलब है 2 दफा फर्स्ट और थर्ड पर होंगे बेटा। तो पोजीशन का फर्क आ रहा है ना, तो पोजीशन का फर्क आ रहा है, तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी बेटा? आइसोमर्स की पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे सारे। तो इसका देखो ऑप्शन यही था, ये ऑप्शंस हैं, पढ़ लो। और इसका
सही आंसर बता दो, क्या होना चाहिए? पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे बेटा ये। हाँ भाई, कोई मसला है इस सवाल में? तो इनमें बस नए तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स थे बेटा जिनको डिस्कस करना था। तो इसका सही जवाब आप कह रहे हो कि पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है बेटा ये? अगला सवाल पढ़ो। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अगली पोजीशन, अगली टाइप हमारे पास किसकी है बेटा? पहली टाइप क्या थी? चेन आइसोमर्स। दूसरी टाइप क्या थी बेटा? पोजीशन आइसोमर्स। और तीसरी टाइप क्या है बेटा? क्या डिफरेंट होता है ये बताओ जल्दी से। इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट नहीं होती, पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सवाल आपको पास पेपर में मिलेंगे। यानी अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के सबसे ज्यादा सवाल पास पेपर में कोई हैं तो वो बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो जरा बेसिक डेफिनेशन पढ़ लो इसकी, क्या लिखा है। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखो पिछले फंक्शनल ग्रुप्स की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तब्दील होती है, फंक्शनल ग्रुप एज एन एंटिटी सेम रहता है। ये बात समझ आती है बेटा? ये पढ़ लो, ये क्या है, नाम बता देंगे इसका? इसका नाम बता देंगे बेटा? बता दीजिए। क्या ये इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है? क्योंकि इसमें दो कार्बन आ रहे हैं, एक कार्बन तो शो किया गया, एक कार्बन कॉर्नर पर लगाकर बंद कर दिया गया। दिस इज इथाइल अल्कोहल। तो ये इसका नाम हो गया। ये क्या है बेटा, इसका नाम बताइए। ईथर है, इसका कॉमन नेम बता दो। कॉमन नेम डाइमिथाइल, दोनों तरफ CH3 लगे हैं बेटा और दरमियान में ईथर लगा हुआ है, ऑक्सीजन है, तो दिस इज डाइमिथाइल ईथर। बेटा इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो जरा जल्दी से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे? बताओ क्या फॉर्मूला होगा इसका। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? बेटा दो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, 1 2, और हाइड्रोजन कितने बेटा? 6, और कितने ऑक्सीजन है? 1। क्या वहां भी यही मामला है? बेटा कॉर्नर पर एक कार्बन है और मिड पॉइंट पर एक कार्बन है बेटा, यहां पे भी एक कार्बन है। कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बेटा? 3 यहां पर, 1 यहां पर, और सेंटर में आपको पता है 2 होंगे बेटा। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो सबकी है। तो बेटा 6 हाइड्रोजन हो गए और फंक्शनल ग्रुप का 1 ऑक्सीजन। तो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो गया? तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो आइसोमर हो जाते हैं बेटा। और दोनों में डिफरेंट क्या चीज है जिसको रेड किया हुआ है मैंने, उसके अंदर जो रेड हिस्सा है वो फंक्शनल ग्रुप है उसका, दैट इज OH, और इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? तो देखो फंक्शनल ग्रुप्स ही सारे डिफरेंट हो गए, इस वजह से इन दोनों को एक दूसरे का कौन सा आइसोमर कहा जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहा जाएगा। क्लियर है ये बात? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, दैट इज C2H6O। बेटा ये कौन कौन सी फैमिलीज हैं? अल्कोहल और ईथर। ये नोट कर लो अपने पास, ये जो मैंने अभी वन लाइनर लिखी है नीचे बेटा, इसको नोट कर लो। FG आइसोमेरिज्म यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय अल्कोहल्स एंड ईथर्स। नोट करो, यानी अगर ये याद हो जाएगा ना तो फिर ये चेक वेक नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, मतलब इसका फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर क्या है। ये जहां जहां पॉसिबल है वो सब बता देता हूं भी आपको, तो वो आप फॉर्मूला देखोगे आपको बात समझ आ जाएगी। ये नोट कर लो, अल्कोहल और ईथर के बीच में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है बेटा, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर इससे सवालात लेते हैं पास पेपर के तो आपको आइडिया हो जाएगा। अल्कोहल फैमिली और ईथर फैमिली, अच्छी तरह से रट लो इसको। अल्कोहल फैमिली और ईथर फैमिली कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो भाई, दूसरा पेयर कौन सा है? टोटल 3 से 4 पेयर्स हैं बेटा, सबको देख लेते हैं हम। दूसरा पेयर कौन सा है? एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में हमेशा कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? नोट कीजिए बेटा इस पॉइंट को, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं, फिर आखिर में समअप करके सवाल लेंगे इसका। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एग्जांपल देखो बेटा इसके। देखो ये एल्डिहाइड है बेटा, वो जो डबल बॉन्ड जहां पर बन रहा है उसके दरमियान कार्बन मौजूद होगा ना, तो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड? CHO। वो रेड कर दिया उस पोर्शन को। आप ये बताएं बेटा कि क्या इस कंपाउंड का नाम प्रोपेनल होगा? प्रोपेनल होगा। प्रोप मतलब 3 कार्बन है इसमें, एक तो डबल बॉन्ड के पास और एक जहां पे बॉन्ड बेंड हो रहा है उस कॉर्नर पर दूसरा कार्बन है और एक टर्मिनल पर तीसरा कार्बन है। प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड है, तमाम कार्बन के बीच में एन आ गया, और एल्डिहाइड है इस वजह से एल लगा दिया, आखिर में प्रोपेनल हो गया।
ये बताओ अब इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ इसका टोटल क्या होना चाहिए। 3 कार्बन है, C3, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं बेटा, देखो वहां पे 3 है, सेंटर में 2 होंगे, 3 और 2 हो गए 5, और एक फंक्शनल ग्रुप के पास है C2H6 और एक ऑक्सीजन है C2H6O। ये बात समझ आ रही है। अब इसी फॉर्मूले का कीटोन बनाया जा सकता है। देखो ये आपके पास कीटोन है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बेटा, ये कीटोन है, यहां पे कार्बन होगा, ऊपर ऑक्सीजन है, तो C और डबल बॉन्ड O के साथ फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा कीटोन का, और इसके दोनों तरफ रेडिकल्स लगे होते हैं बेटा। क्या इसका फॉर्मूला भी सेम है जो उसका फॉर्मूला था? अच्छा पहले इसका नाम बताओ, ठीक नाम है इसका, प्रोपेनोन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, एन मतलब तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब होता है कीटोन का मेंबर है बेटा, ये सफिक्स होता है ना कीटोन का, प्रोपेनोन। अच्छा अब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, C3H6O, बोलो है या नहीं बेटा, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने 3 + 3 6, और एक ऑक्सीजन है बेटा ऊपर, यही तो उसका भी फॉर्मूला था। तो दूसरा पेयर कौन सा हो गया बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन। अब तक 2 पेयर्स हो गए, पहला पेयर किसका होता है, अल्कोहल और ईथर, ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। दूसरा पेयर कौन सा है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन, इनका चैप्टर भी साथ साथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो बेटा, यानी ये 100% कंटेंट है आइसोमेरिज्म का, कि आप इसमें से किसी भी सवाल को स्किप नहीं कर पाओगे फिर। यानी ये तीसरा पेयर है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ये तीसरा पेयर है जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है बेटा। ठीक है, तो आइए इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, बेटा ये बताइए क्या ये एसिटिक एसिड है? ये बहुत इजी है, CH3 और सेंटर में कार्बन है और फिर COOH है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम जल्दी से बता दें तो, इसमें हो जाएंगे 2 कार्बन, इसमें हो जाएंगे टोटल कितने हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा 2, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में 2 ऑक्सीजन आते हैं बेटा। ठीक है, अब ये देखिए ये कंपाउंड आपके पास है, ये कंपाउंड किसका है बेटा, ये कंपाउंड आपके पास है ईस्टर का। वाई? बिकॉज ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है ना COO। ठीक है बेटा, अच्छा इसका नाम जरा प्रैक्टिस करते हैं, नाम, क्योंकि बेटा ईस्टर का थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? ईस्टर की कॉमन नेमिंग याद है? पहले उस रेडिकल का नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। तो बेटा ऑक्सीजन के साथ तो ये जुड़ा हुआ है, व्हाट इज दिस, मिथाइल। ठीक है बेटा, ये हो गया मिथाइल। फिर इसको खत्म कर दो, पीछे देखो कितने कार्बन है बेटा, एक ही कार्बन है यहां पर। एक कार्बन को क्या कहते हो बेटा, फॉर्म, और जब ईस्टर की बात करते हैं तो आखिर में क्या लगाते हो, 8 लगाते हो, तो ये मिथाइल फॉर्मेट हो गया बेटा। इसका जरा IUPAC नेम बताओ, दोनों तरह से प्रैक्टिस कर लें। IUPAC में भी पहले इसी का नाम आता है बेटा, तो क्या हो जाएगा ये मिथाइल, पीछे कितने कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हो मीथ कहते हो बेटा, और जाहिर है इसके बॉन्ड सिंगल है, दूसरा कार्बन है नहीं, तो यहां पर एन ही लगाया जाएगा, एन, और फिर ईस्टर की IUPAC करते हुए आखिर में O8 लगाया जाता है, मिथाइल मिथेनोएट बन जाएगा। क्लियर है ये? तो ये हमने वैसे डिस्कस कर लिया, ये इसका नेम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस, दोनों का फॉर्मूला सेम है, और फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H4O2। आप किसी भी एंगल से चेक कर लो, बात समझ आ रही है? क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल सेम है। अच्छा क्या डिफरेंट है दोनों के अंदर? तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बेटा, यानी कि अगर हम उस कंपाउंड की बात करें तो जो रेड वाला पोर्शन है COOH वो उसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं तो इसका COO वाला हिस्सा फंक्शनल ग्रुप है, ये ईस्टर है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। बात समझ आ रही है बेटा? चेक कर सकते हो आप इसको। चलो आओ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। MD कैट का एक पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है? ये लो पढ़ो। अब बेटा पहले पेयर जरा देख लो, पेयर कौन कौन से थे, पेयर बताओ कौन कौन से थे, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ध्यान में रखो। अब चलो सवाल पढ़ो, और ये पास पेपर का एक्चुअल क्वेश्चन है बेटा, सवाल पढ़ लो। कह रहे हैं डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटानोल शो, पूछ रहे हैं ये दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो अब अगर वो तुम्हें पेयर्स याद है ना तो कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा नजर आ रहा है कि यार ईथर है और अल्कोहल है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही कर सकते हैं बेटा, है या नहीं ऐसा? यानी व्हाट इज डाईइथाइल ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन, और डाईइथाइल का क्या मतलब हो जाएगा,
C2H5 उधर भी हो जाएगा, C2H5 इधर भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। और कह रहे हैं एन ब्यूटानोल, तो एन ब्यूटानोल क्या होता है भाई? एन ब्यूटानोल का मतलब ये हो जाएगा कि C, इस तरह से आप 4 कार्बन लगा लो, क्योंकि N कहा है बेटा, N का मतलब होता है सीधी चेन, नो ब्रांच, तो 4 कार्बन और आखिर में क्या लगा दो? OH लगा दो। सबके साथ हाइड्रोजन सोच लो, 3 यहां पर आ जाएंगे, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर। फॉर्मूला सोचते हैं बेटा दोनों का। टोटल कितने कार्बन? 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितने? 5 और 5 10, और एक ऑक्सीजन है। क्या इसका भी यही फॉर्मूला है? देखो टोटल कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? 5 7 9 10। ठीक है बेटा, सेम है, और एक ऑक्सीजन है। बात समझ आ रही है? तो इसके ऑप्शंस आपको देखो ऐसे मिल जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप है, चेन है, पोजीशन है, या मेटामर्स है। क्लियर है बेटा ये? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। भाई नेक्स्ट टाइप। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट टाइप है इसको क्या कहते हैं बेटा? मेटामर्स। मेटामर्स की क्या डेफिनेशन होती है? पढ़ लो, मेटामर्स की डेफिनेशन पढ़ लो। पढ़ लिया बेटा? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो बेटा, ये क्या है? फैमिली बताओ, कौन सी फैमिली है बेटा? ये ईथर फैमिली है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन। पहले तो ये समझ लो कि ये जो आइसोमेरिज्म है ये सिर्फ उन फैमिलीज में होगा जिसका फंक्शनल ग्रुप सिमेट्रिकल होता है और उसके दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल्स लगे होते हैं। जिसका फंक्शनल ग्रुप सिमेट्रिकल से मुराद ये है जिसके दोनों तरफ रेडिकल्स लगते हैं बेटा। जिसके दोनों तरफ रेडिकल्स लगाए जा सकते हैं, सिर्फ वही फैमिली मेटामेरिज्म शो कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकती। क्लियर है ये बात? तो आप ये देखो, सेंटर में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगे बेटा, और अल्काइल रेडिकल भी दोनों तरफ कौन से हैं? सेम है। यानी कौन सा? नाम बताओ। इथाइल। बोलो है या नहीं बेटा? 2 कार्बन वाले रेडिकल लगे बेटा दोनों तरफ, यानी कॉर्नर्स के ऊपर भी आपके पास कार्बन है, तो इसका नाम हो गया बेटा डाइथाइल ईथर। क्लियर है ये बात? कोई मसला है इसमें? अगला कंपाउंड देखो, क्या ये भी ईथर है? ईथर नहीं है ये बेटा, सेंटर में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ रेडिकल लगे हैं बेटा। ये कौन सा रेडिकल है? मीथाइल। ये कौन सा रेडिकल है? ये प्रोपाइल रेडिकल है। इसमें C2H5 लिखा हुआ है और एक कार्बन बेटा इस कॉर्नर पर मौजूद है, तो 3 कार्बन वाला रेडिकल हो गया, ये प्रोपाइल है। तो इसका नाम ये होना चाहिए, पढ़ो, मीथाइल प्रोपाइल ईथर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप तो दोनों के पास सेम है, यहां भी ऑक्सीजन वहां भी ऑक्सीजन, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो नहीं है बेटा। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट रेडिकल्स लगे हुए हैं दोनों कंपाउंड्स में, है या नहीं ऐसा? उस कंपाउंड में दोनों तरफ कौन से रेडिकल्स हैं? इथाइल। और यहां पर दोनों तरफ कौन से रेडिकल है? एक तरफ मीथाइल तो दूसरी तरफ प्रोपाइल। रेडिकल्स डिफरेंट हो गए बेटा। अगर डिफरेंट तरह के रेडिकल्स फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उस आइसोमेरिज्म को क्या कहा जाता है बेटा? मेटामेरिज्म कहा जाता है। बात समझ आ रही है नहीं? चलो आओ मजीद एग्जांपल देखो, इसमें कंफ्यूजन रहता है। ये कौन सी फैमिली है बेटा? ऑब्जर्व करो, ईथर है, कीटोन नहीं है ये बेटा। कीटोन फैमिली का फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है CO, और मैंने क्या कहा कि सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप होगा, दोनों तरफ रेडिकल्स निकलेंगे बेटा। आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन से रेडिकल्स हैं? उस तरफ भी इथाइल है और उस तरफ भी इथाइल है। चलो नाम देख लो इसका, डाई इथाइल कीटोन। कीटोन बेटा CO होने की वजह से आ रहा है और डाई इथाइल दोनों तरफ रेडिकल्स होने की वजह से आ रहा है। बताओ इसका मेटामर कैसे बन सकता है? बना के दिखाओ बेटा। मिथाइल नहीं है ये, इस कॉर्नर पर भी कार्बन है ना, CH2 लगा है यहां पर, और यहां पर भी CH2 लगा है, तो 2 C2H5 हो गया ना पूरा ये। चलो बेटा इसका मेटामर बना के दिखाओ। मैं इसकी एग्जांपल को यहां पर एक्सपोज करूं उससे पहले आप इसका मेटामर बना के दिखाओ। समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूं? अभी एक बात बताओ, CO मौजूद है बेटा और CO के दोनों तरफ 2 कार्बन वाले रेडिकल्स मौजूद हैं। आप एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकते हो कि CO बनाओ, एक तरफ 1 कार्बन वाला रेडिकल रखो, दूसरी तरफ 3 कार्बन वाला रेडिकल कर दो, यानी 2:2 पे डिवीजन थी ना पहले, अब 1:3 पे कर दो, तो डिफरेंट रेडिकल्स हो जाएंगे। एक तरफ मिथाइल लगा दो, दूसरी तरफ प्रोपाइल लगा दो। मेरी बात समझ आ रही है? बनाओ, ड्रॉ करो। अब ड्रॉ कर लिया तो मैच भी कर लो। ये लो देखो, क्या आपको इसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है बेटा? C≡O, और उसके एक तरफ कौन सा रेडिकल है और दूसरी तरफ कौन सा रेडिकल है बेटा?
प्रोपाइल रेडिकल है। ये देखो, ये आपके पास हो गया मीथाइल और यहां पर 1 2 और 3, जबकि यहां पे क्या था बेटा, यहां पे ऐसा था कि दोनों तरफ कितने कितने कार्बन का रेडिकल मौजूद था, 2 और 2, और यहां पर एक तरफ 3 और एक तरफ 1 रेडिकल। बेटा क्लियर है ये पॉइंट? तो इसका नाम आपके पास ये हो जाएगा। बोलो ये सही नाम है, मीथाइल प्रोपाइल कीटोन। एक और एग्जांपल देखो बेटा, क्लियर कर लो इसको बिल्कुल। ये बताओ ये कौन सी फैमिली है? क्या इसके भी दोनों तरफ रेडिकल लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं यार, लगे हुए आपके सामने देखो, दरमियान में इसका फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ भी रेडिकल है, उस तरफ भी रेडिकल है। अगर दोनों तरफ रेडिकल जा रहे हैं तो वो मेटामेरिज्म शो करेगा बेटा। क्लियर है ये बात? तो एक कंपाउंड आपके पास ये हो गया, इसका नाम देखो ये हो जाएगा। बोलो ये सही नाम है? ऑक्सीजन के साथ वाला रेडिकल इथाइल है बेटा। एक तो CH3 हो गया और जहां पे बॉन्ड बेंड हो रहा है वहां पे CH2 लगा हुआ है। बात समझ आ रही है? C2H5 रेडिकल हो गया, इथाइल कह दिया और पीछे 2 कार्बन है तो एसीटेट हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? अब इसका मेटामर देखो, इसका मेटामर देखो बेटा। ये बताओ यहां पे ऑक्सीजन के राइट साइड पर कितने कार्बन है? 1, और यहां पर दूसरा कार्बन है। बोलो है या नहीं ऐसा? यहां इस ऑक्सीजन के पास सिर्फ कितने कार्बन रह गए? 1 कार्बन रह गया। क्लियर है बेटा ये? अच्छा, वहां पे ये इसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड पर कितने कार्बन वाला रेडिकल है? 1। अब यहाँ पे ये इसका फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे कितने कार्बन वाला रेडिकल है? एक तो CH3 और यहाँ पर CH2 भी तो लगा होगा, तो रेडिकल डिफरेंशिएट हो गए बेटा। ये जहन में रखो कि जिस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ रेडिकल्स लगाए जा सकते हैं वहां पर मेटामेरिज्म का फिनोमेना होगा। क्लियर है ये बात? आओ पास पेपर का सवाल लेते हैं एक। ये हो गया मिथाइल प्रोपेनोइट। पढ़ो भाई, एमडी कैट का क्वेश्चन है, एमडी कैट का क्वेश्चन है बेटा, पढ़ लो, समझ के दिखाओ इस सवाल को। C4H11 or N gives this type of isomerism. ऑप्शन ले लो, सारे ऑप्शन हैं, बताओ। हाँ भाई, फैमिली बताओ, छोड़ो पहले फैमिली बताओ क्या है इसकी। अमाइन फैमिली होगी, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। इन्हीं अगर नाइट्रोजन के साथ CO होता तो फिर अमाइड वगैरह हम कह देते, लेकिन बहरहाल ये आपके पास N है। सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, देखो इसका एक जाविया इस तरह है बेटा कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मुझे मेटामेरिज्म अगर चाहिए तो मुझे 2 तरफ रेडिकल लगाने की परमिशन चाहिए। बोलो है या नहीं ऐसा? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक हाइड्रोजन लगा दूं तो इसके 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, दोनों तरफ रेडिकल लग जाएंगे। ये बात समझ आ रही है बेटा? एक हाइड्रोजन लगा दिया और फिर दोनों तरफ रेडिकल लगाते जाओ अपनी मर्जी से, तो ये तुम्हारे पास मेटामेरिज्म का फिनोमेना शो कर सकता है। बात समझ आ रही है? अच्छा अब ये बताओ, एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन तुमने लगा दिया, अब क्या बच गया उसके पास? 4 कार्बन बच गए और 10 हाइड्रोजन बच गए। C2H5 में तोड़ लो। बात समझ आ रही है? मतलब इस तरह के सवालात आपको अमाइंस के मिलेंगे पास पेपर में, तो इस तरह वो अमाइन के सवालात बनाते हैं। तो C2H5 उधर भी आ गया, इधर भी आ गया। क्लियर है ये बात? बेटा आपने NH लगाया और अपना दिमाग प्रोसेस करके दोनों तरफ के बॉन्ड्स को खाली कर लिया, ताकि यार दोनों तरफ मैं रेडिकल लगाकर सोच सकूं। तो मैं इधर C2H5 उधर C2H5, ये C4H10 हो गया, दरमियान में NH आ गया। इसका नाम बता सकते हैं बेटा आप? कॉमन नाम बताइए। डाई-इथाइल अमाइन। डाई-इथाइल अमाइन। बेटा 2:2 की डिवीजन है, बताओ मेटामर कैसे बनेगा? 1:3 की डिवीजन कर दो। बात समझ आ रही है? छोटा सा काम है ना। तो ये NH हो गया, दोनों तरफ बॉन्ड खोल दिए, एक तरफ क्या लगा दो? CH3, और एक तरफ क्या लगा दो? 3 कार्बन वाला रेडिकल यानी कि C3H7। मिथाइल प्रोपाइल पर खेल रहे हैं बेटा तमाम फैमिलीज में, अगर देखो तो यही हो रहा है, इथाइल इथाइल और फिर मिथाइल प्रोपाइल। बोलो है या नहीं ऐसा? तो देखो बेटा ये भी आपके पास इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो अमाइन के बहुत सवालात मिलेंगे बेटा, यानी जितनी पॉसिबिलिटी सवालात बनाने की है वो सब हम यहां पर लेक्चर में देख रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास हो जाएगा मेटामेरिज्म। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अच्छा, सेकेंड ईयर में ना हमने 4 टाइप्स ही पढ़ी है बेटा, इंसिन बोर्ड की जो किताब है उसमें 4 टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। एक आपके पास चेन आइसोमर की टाइप है, दूसरी आपके पास है पोजीशन आइसोमर, तीसरी फंक्शनल ग्रुप है और चौथी क्या है बेटा इसको भी कर लो डिस्कस। इसके सवालात बेटा पास पेपर्स में मौजूद हैं कुछ, ठीक है। टॉटोमर्स, और इसकी डेफिनेशन भी नोट करना, इसकी डेफिनेशन का सवाल आया हुआ है पेपर में, लिख लो। क्योंकि ये सिंध बोर्ड की किताब का हिस्सा नहीं है बेटा, लेकिन पास पेपर में कुछ सवालात हैं और तो लिख लो। पॉसिबिलिटी तो कम है इसके आने की क्योंकि अब सिंध बोर्ड से ही सवालात आते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन लिख लो बेटा इसकी। आइसोमेरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन द सेम मॉलिक्यूल। ये लफ्ज ब लफ्ज बेटा इसकी डेफिनेशन को भी याद कर लेना, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को भी पास पेपर में पूछा जा चुका है। लिख ली बेटा, आप समझ लो। इसकी 2 मिसाल कम से कम आपको देते हैं और आपकी बुक से ही देते हैं। ये लो, ये रिएक्शन देखो क्या हो गया। ये रिएक्शन आपने पढ़ा है यार चैप्टर नंबर 5 में। देखो देखो पहले सुकून से देख लो, देख लो देख लो। ये रिएक्शन तुमने पढ़ा है, पूरा रिएक्शन हमने समझना नहीं है, रिएक्शन नहीं समझना है भाई। रिएक्शन अभी नहीं बता रहा आपको, अभी मैं आपको टॉटोमर बता रहा हूं कि टॉटोमर यहां पे कहां मौजूद है। इधर देखो बोर्ड पर, ये वाला हिस्सा देखो बेटा, ये वाला हिस्सा देखो। क्या इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है? देख लो क्या फॉर्मूला है बताना जरा। 2 कार्बन, टोटल हाइड्रोजन 4 और 1 ऑक्सीजन, उसका ये फॉर्मूला है। तो इसका भी यही होगा बेटा, देख लो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो गया तो ये आइसोमर तो होंगे। अब कौन से आइसोमर होंगे? ऊपर डेफिनेशन में कह रहे हैं कि अगर प्रोटॉन एक ही मॉलिक्यूल में रहते हुए एक एटम से दूसरे एटम को शिफ्ट हो जाए और उसके नतीजे में दूसरा मॉलिक्यूल बन जाए तो इसको टॉटोमर कहा जाता है एक दूसरे का, ठीक है। इसका रूल मैंने सेकेंड ईयर के अंदर आप लोगों को बताया होगा, याद करो फिर से देखते हैं। देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है ना फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, यहां से निकलकर यहां जाता है बेटा। अच्छा, ये इस बात का ये देखो इंडिकेशन आपको यहां पे मिल जाएगा कि ये CH2 था, ये क्या बन गया? तो एक हाइड्रोजन आया ना इसके पास, तो वो हाइड्रोजन कहां से आया? फंक्शनल ग्रुप के अंदर से आया, और जाहिर है फंक्शनल ग्रुप से आया तो वो H पॉजिटिव की सूरत में आया बेटा। बीइंग अ प्रोटॉन वो वहां से ट्रेवल करके इसके पास आया और इसको क्या बना दिया उसने? CH3 बना दिया बेटा। बात समझ आ रही है? और फिर ये जो पाई बॉन्ड होता है बेटा, ये शिफ्ट होकर इन दोनों के बीच में चला जाता है। याद है ये सब कुछ? तो आप ये देखो कि इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में जो तब्दीली आई है वो सिर्फ प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से आई है, और एक बॉन्ड भी साथ में शिफ्ट हुआ है। यानी प्रोटॉन एक जगह से निकलकर दूसरी जगह चला गया। और पूरी डेफिनेशन पढ़ो तो क्या कहते हैं? फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए एटम टू एटम अगर प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है और उससे नया मॉलिक्यूल बनकर आता है तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या कहा जाता है बेटा? टॉटोमेरिज्म। और एक दूसरे को टॉटोमर्स कहा जाता है। क्लियर है ये वाली बात? तो बेटा देखो विनाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड, बताओ कौन से आइसोमर हो जाएंगे बेटा एक दूसरे के? ये हो जाएंगे सारे टॉटोमर्स हो जाएंगे बेटा। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू और देखो इसका, इसमें लिखा हुआ है, सिंपली पढ़ लो इसको। प्रोटॉन शिफ्ट्स फ्रॉम OH टू द एडजेसेंट कार्बन विद इन द मॉलिक्यूल। क्लियर है ये बात? H शिफ्ट हो रहा है ना बेटा एक जगह से दूसरी जगह, वही लिखा गया है। एग्जांपल नंबर 2 देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये पास पेपर में आ भी चुका है, ठीक है, ये आपको मिलेगा पास पेपर में। ये क्या है बेटा? लेफ्ट साइड पर जो बना हुआ है, अमाइनो एसिड किसको कहते हैं? सबको पता है। अमाइनो एसिड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा। कौन कौन से? COOH और NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ग्रुप। अगर ये 2 ग्रुप साइमल्टेनियसली किसी कंपाउंड में आ जाए तो उसको अमाइनो एसिड कहा जाता है बेटा। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है, वैसे आपको पता भी होगा ये। तो बेटा ये, अच्छा वो अमाइनो एसिड है और ये क्या कहलाता है? इसको ज़्वेटाराइन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, शायद आपने पढ़ा हो बायो में इसको। अमाइनो एसिड और ये ज़्वेटाराइन है बेटा। दोनों में क्या किस चीज का फर्क है जरा तलाश करो।
अच्छा, आप ये बता सकते हो कि ये इसका H पॉजिटिव यहां से निकला है और निकलकर इसके पास गया है? देखो ऐसा ही हुआ है। और वो NH2 से क्या बन गया बेटा? NH3 बन गया। तो वहां पॉजिटिव लग गया, यहाँ पे नेगेटिव लग गया, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है बेटा? आइन कहा जा रहा है। तो ये अमाइनो एसिड और ज़ोइटर आइन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। बोलो सेम होगा या नहीं होगा बेटा? और ये दोनों फॉर्म कैसे हो रहे हैं? जब एक एटम से H निकलकर दूसरे एटम के पास शिफ्ट हो रहा है बेटा। तो H की शिफ्टिंग की वजह से जो नया आइसोमर बनकर आता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? मेटा, उसको टॉटोमर कहा जाता है। तो अमाइनो एसिड भी और ज़ोइटर आइन भी एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? टॉटोमर्स होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? पढ़ लो इसका नोट भी। प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है COOH से NH2 ग्रुप को विद इन द मॉलिक्यूल। क्लियर है ये बात? COOH ग्रुप से H निकलकर NH2 ग्रुप को शिफ्ट हो रहा है। सवाल लेते हैं बेटा, ठीक है? इसका क्वेश्चन लेते हैं। सवाल पढ़ लो। विनाइल अल्कोहल एंड एसिटल्डिहाइड। तो देखो बुक से उठा के सीधा सीधा सवाल बना दिया है। विनाइल अल्कोहल, अभी जो रिएक्शन आपको दिखाया ना लेक्चर में बेटा, ये उसी की बात हो रही है, विनाइल अल्कोहल। और अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन से आइसोमर होते हैं। क्लियर है बेटा ये? क्योंकि विनाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन कब होती है? जब विनाइल अल्कोहल में एक हाइड्रोजन OH से निकलकर एडजेसेंट कार्बन के पास चला जाता है। तो विनाइल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एसिटल्डिहाइड। जो पिछला रिएक्शन आपको बताया था ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, देख सकते हो आप यहां पर जाकर, ये देखो इस रिएक्शन के अंदर। बोलो ऐसा ही है? ये विनाइल अल्कोहल है, ये एसिटल्डिहाइड है। ठीक है बेटा? तो ये आपके पास जो है वो टॉटोमर की फॉर्मेशन हो जाती है। पढ़ लो। डेफिनेशन पढ़ लो बेटा। क्लियर है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन क्या डिफरेंट हुआ करेगा बेटा? अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस आर कॉल्ड स्टील। अब ये आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप है। अब तक हम जो टाइप डिस्कस करते रहे बेटा उसको स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। और ये सेकंड टाइप है, ये क्या कहलाती है बेटा? स्टीरियो। इसके अंदर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगी बेटा? एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर ये वाला मॉलिक्यूल देखो बेटा, ये मॉलिक्यूल देखो, अल्कीन फैमिली का मेंबर है। क्या इसमें 4 कार्बन है? आप इसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट देख लो बेटा, ठीक है? और इसका नाम देख लो, सिस 2 ब्यूटीन। क्या ये ब्यूटीन है? क्या इसमें 4 कार्बन है? तो इसको ब्यूट कहना चाहिए। इन होने का मतलब ये है कि इसमें डबल बॉन्ड है। क्या डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है बेटा? बिल्कुल सेकंड पोजीशन पर है। क्या सिस का मतलब जानते हैं आप? सिस का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स के ऊपर और बॉन्ड्स के नीचे सेम तरह के एटम्स मौजूद है बेटा, सिमिलर अरेंजमेंट मौजूद है। इन्हीं ऊपर देखो तो दोनों हाइड्रोजन है और नीचे देखो तो दोनों मिथाइल ग्रुप है। इस फॉर्म को क्या कहा जाता है बेटा? सिस कहा जाता है। ये आप आगे भी देखोगे। तो ये एक आइसोमर हो गया। अब इसकी दूसरी टाइप देखो बेटा, क्या फर्क है दोनों में, तलाश करो। दोनों स्ट्रक्चर्स में फर्क तलाश करो। वहां पे डबल बॉन्ड के ऊपर 2 H मौजूद है और डबल बॉन्ड के नीचे 2 CH3 मौजूद है। ऐसा ही है? जबकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा? एक H ऊपर मौजूद है तो एक H नीचे है, एक CH3 नीचे है तो दूसरा CH3 कहां है बेटा? ऊपर मौजूद है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाएंगे बेटा? स्टीरियो। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको ट्रांस 2 ब्यूटीन कहा जाता है बेटा। ट्रांस का मतलब पता है क्या होता है? जब डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट साइड्स पर आ जाएं बेटा तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। और इन दोनों को कहते हो आप स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर की फर्स्ट टाइप क्या कहलाती है बेटा? पढ़ लो, सिस ट्रांस आइसोमर्स, या फिर उन्हीं को क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहा जाता है। डेफिनेशन पढ़ लो। अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जाहिर है स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप है बेटा ये, हैविंग डिफरेंट पोजीशंस ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस में आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशंस डिफरेंशिएट करती हैं बेटा। इसमें मिसाल ले लेते हैं, क्या मतलब है इसका? सिस फॉर्म को देखो, सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। बात समझ आती है बेटा? सिस का मतलब समझ आता है? सिस किसको कहते हो? जब सेम ग्रुप सेम साइड पर मौजूद हो। और ट्रांस का क्या मतलब होता है बेटा? जब सेम ग्रुप्स डिफरेंट साइड्स पर मौजूद हो तो उसको ट्रांस कहा जाता है। ठीक है? नोटिस में लिखा हुआ है कि जहां जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां वहां पर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना परफॉर्म होगा।
बेटा एक काम करना, जरा ये स्ट्रक्चर बनाना जो यहां पर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? ये स्ट्रक्चर बनाना, सिस 2 पेंटीन एंड ट्रांस 2 पेंटीन, ये स्ट्रक्चर बना लोगे? बना के दिखाओ बेटा जल्दी से। सिस 2 पेंटीन एंड ट्रांस 2 पेंटीन, ये स्ट्रक्चर बना के दिखाइए बेटा। हो जाएगा भाई ये? देखो भाई, ये तो पहले तो 2 पेंटीन कह रहे हैं, तो पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपके पास हो गया पेंटीन। पहले पेंटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो बेटा अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ये है पेंटीन का स्ट्रक्चर। बोलो भाई ऐसा ही है? ये पेंटीन है? क्या इसको मैं 2 पेंटीन कहूंगा बेटा? ये तो मैंने इसका लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबली इस तरह बनाए जा सकते हैं बेटा। देखो, जहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है उसको अपना सेंटर मान लो। ये लो, CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और फिर CH हो गया। क्लियर है? ये एक बॉन्ड ऐसे निकालो, एक बॉन्ड इस तरह निकालो, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहां जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बनता है बेटा। तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन गया इसका। याद है, डबल बॉन्ड जहां पर होता है बेटा अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना डबल बॉन्डिंग की वजह से, तो ट्राइगोनल फॉर्म में इसको ओपन कर लिया। इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, इस वाले पोर्शन की। क्लियर है ये बात? अच्छा अब सुनो, यहां पर आपने H लगा दिया और यहां पर आपने CH3 लगा दिया। देखो सेम कहानी है। और यहां पर क्या लगाओगे बेटा? एक कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहां पर ओपन करके लगा दिया, और दूसरा रेडिकल कौन सा है बेटा? ये, इसको आप कह दोगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ भाई बताओ, ये क्या आपके पास ये स्ट्रक्चर सेम मैंने रिपीट कर दिया? यहां पे तलाश करो जरा, क्या वो स्ट्रक्चर जो मैंने 2 पेंटीन का ड्रॉ किया, क्या ये वही स्ट्रक्चर है बेटा? सेम स्ट्रक्चर है। अब ये बताओ बेटा कि क्या ये सिस फॉर्म है या नहीं है? अच्छा, सिस फॉर्म होने के लिए जरूरी नहीं होता कि दोनों मिथाइल ही रेडिकल मौजूद हो, दोनों इथाइल रेडिकल ही मौजूद हो। सेम नेचर के रेडिकल्स मौजूद होंगे तो भी वो सिस फॉर्म है। इसको ड्रॉ करवाने का ये मकसद था बेटा। यानी ये देखो बेटा, ये भी आपके पास अल्काइल रेडिकल है, ये भी R है, और ये भी कौन सा रेडिकल है बेटा? R रेडिकल है। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। इसको सिस फॉर्म कहा जाएगा। बताओ इसका ट्रांसफॉर्म कैसे डेवलप होगा? इसके ट्रांसफॉर्म को कैसे बनाओगे बेटा? यानी ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर कार्बन आ गया, इसके बॉन्ड्स ओपन हो गए, एक रेडिकल ऊपर लगा हुआ है, तो इथाइल रेडिकल को कहां लगा दोगे बेटा? नीचे लगा दोगे। ये हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म। एक हाइड्रोजन नीचे लगा दोगे, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दोगे। क्लियर है बेटा ये? कोई मसला? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कंपाउंड, इसके अंदर डबल बॉन्ड है ना मौजूद, ये कंपाउंड, इसको गौर से देखो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? ये वाला। आखिरी बात करके इसको खत्म करते हैं। क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म करेगा? डबल बॉन्ड तो मौजूद है, तो डबल बॉन्ड जहां पे मौजूद होता है क्या वो सारे जीआई परफॉर्म करते हैं? स्ट्रक्चर खोल लेते हैं इसका। C डबल बॉन्ड, ऊपर भी H, नीचे भी H, यहां भी H, यहां भी H। ये जीआई परफॉर्म कभी भी नहीं करेगा। मतलब आप इसका सिस और ट्रांसफॉर्म क्या बना सकते हो मुझे बताओ? बना के दिखा दो। अगर ये सिस है तो इसका ट्रांस क्या बनेगा? बात समझ आई? यानी कंडीशन ये याद कर लो और अपने पास नोट डाउन भी कर लो बेटा कि जहां जिन दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड मौजूद है उन दोनों के पास डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए जीआई के लिए। मैं आपको समझा देता हूं, इधर देखो बेटा, बोर्ड पर देखो, ये लो, एक ग्रुप यहां पर CH3 है, एक ग्रुप यहां पर CH3 है। तवज्जो के साथ जरा बोर्ड पर देखो, क्या ये जीआई परफॉर्म करेगा? बिल्कुल करेगा, ये सिस फॉर्म है। अगले स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन ऊपर कर दो, CH3 नीचे कर दो, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बेटा। यानी कंडीशन क्या बन रही है कि जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस कार्बन के पास, इसके पास भी और इसके पास भी, देखो डिफरेंट तरह के ग्रुप्स होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो ना सिस बनेगा ना ट्रांस बनेगा, ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है बेटा? मिथाइल है। अगर डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद है तो ही जीआई परफॉर्म कर सकता है बेटा वो। क्या क्लियर है ये वाली बात? चलो इस